फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिस्ट्री का, जो कि संबंधित है मौर्य काल से। और इसमें मौर्य काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। ए झेलम, बी चेनाब, सी रावी या डी व्यास नदी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा डी व्यास नदी। सिकंदर मकुदुनिया का शासक था। यह फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर किसका पुत्र था? फिलिप द्वितीय का। सिकंदर ने बल्ख बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार कर 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। भारत की भूमि पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध किसने किया था? पौरव राजा पौरस ने किया था। भारत में पौरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध बितिस्ता का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पौरस और सिकंदर के बीच सुप्रसिद्ध बितिस्ता का युद्ध, जो कहाँ पर हुआ था? झेलम नदी के किनारे पर, जिसमें पौरस की हार हुई। पर सिकंदर ने पौरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली थी। विजय अभियान के अंतर्गत जब सिकंदर व्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस घटना के पश्चात सिकंदर अपने विजय अभियान को रोककर विजित भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया और वह भारत में लगभग 19 माह रहा। कब तक रहा भारत में? 19 माह तक भारत में रहा था। जो सिकंदर की सेना थी उसने आगे बढ़ने से, व्यास नदी थी उसके पश्चिमी किनारे पर आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो इसी वजह से फिर उसने अपना जो विजय अभियान था उसे रोक दिया था। और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन में। और कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। तो फ्रेंड्स, कोई प्रश्न था कि किस नदी के किनारे से उसे लौटना पड़ा था, मजबूर होना पड़ा था? तो व्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर। किस नदी? व्यास नदी पर पहुंचने के बाद इसके सैनिकों ने मना कर दिया था। अगला प्रश्न है कि राजधानियां दी हुई हैं, प्रांत दिए गए हैं, उनकी राजधानियों से मैच करना है। तो उत्तरापथ की क्या थी? तक्षशिला, इसकी फोर्थ। और दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। मध्य प्रदेश की पाटलिपुत्र और कलिंग की तोशाली। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सही सुमेलन है। ये आप देख सकते हैं, उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी और मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र और कलिंग तोशाली। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी। कितने गांवों की इकाई थी जो प्रशासनिक थी? ये बताना है। ए 8 ग्रामों की, बी 10 ग्रामों की, सी 200 ग्रामों की या डी 800 ग्रामों की। तो फ्रेंड्स, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय जो प्रशासनिक इकाई थी वो कितने ग्रामों की थी? 800 ग्रामों की थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी जो 800 ग्रामों का समूह थी। कितने ग्रामों का समूह थी? जो स्थानीय थी वो 800 ग्रामों का समूह थी। स्थानीय जिले के नीचे की इकाई थी, यानी सबसे जो बड़ी इकाई कौन सी थी? जिला। फिर उसके के बाद कौन सी आती थी? स्थानीय। स्थानीय के नीचे 2 द्रोणमुख, प्रत्येक के अधीन 400 ग्राम होते थे। यानी पहले जिला, फिर उसके बाद स्थानीय जिसमें कि 800 ग्राम होते थे, गांव आते थे। फिर उसके बाद 2 द्रोणमुख होते थे जिनमें कि 400 ग्राम आते थे। फिर द्रोण के नीचे खारवटिक, जिसमें कि कितने गांव आते थे?
200 ग्रामों का समूह को क्या कहते थे? द्रोणमुख। ये अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकते हैं प्रश्न में कि द्रोणमुख के अंतर्गत कितने आते थे गांव, या खारवटिक के अंतर्गत कितने गांव आते थे। और इसके नीचे संग्रह जो कि 10 ग्रामों का समूह था, यानी कि सबसे पहले क्या? जिला, फिर उसके बाद स्थानीय, स्थानीय में कितने? 800 ग्राम, और उसके बाद 2 द्रोणमुख जिनमें कि 400 ग्राम आते थे, और उसके बाद खारवटिक जिनमें कि 200, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में संग्रहण, और उसके बाद अंतिम इकाई जो थी फ्रेंड्स वो थी ग्राम। संग्रहण कितने ग्रामों की थी? 10 ग्रामों की इकाई थी। तो ये इस तरह से ये जो सीक्वेंस में दिए हुए हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी या सबसे छोटी इकाई कौन सी थी मौर्य काल की। तो ये अच्छे से हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 के पदाधिकारियों की सूची को सूची 2 के विभागों से सुमेलित करना है। यानी एक तरफ ये जो क्या दिए हुए हैं सूची 1 में पदाधिकारी दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ जो सेकंड सूची है उसमें उनके विभाग दिए हुए हैं कि जो अधिकारी है वो किस विभाग से संबंधित है। तो पहला है, ए नंबर पर है अकारा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स जो अकारा अध्यक्ष है वो संबंधित है खनिज विभाग से, तो इस तीसरे से। और बी पर है कुप्या अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स जो कुप्या अध्यक्ष संबंधित है वो किसका अधिकारी होता था? वन संपदा का अध्यक्ष। और पन्नवा अध्यक्ष संबंधित है वाणिज्य विभाग से, यानी वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे? पन्न्याध्यक्ष। और पोतवा अध्यक्ष माप तौल विभाग का अध्यक्ष। तो ये इस तरह से इन्हें हम मैच कर लेंगे, यानी अकाराध्यक्ष खनिज विभाग का, कुप्याध्यक्ष वन संपदा का अध्यक्ष, और पन्न्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, और पोतवाध्यक्ष माप तौल विभाग का अध्यक्ष। फ्रेंड्स ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी आपका एग्जाम हो, या यूपीएससी का हो या टीजीटी पीजीटी कोई भी, ये बहुत पूछा जा रहा है ये, तो हमें बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनका ये सही सुमेलन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ये इन्हें देख सकते हैं यहाँ पर। अगला है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिप्पली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है? ए महापरि, ए निब्बांसुत, बी मिलिंद पन्नो, सी परिशिष्ट वर्मन, या डी मुद्रा राक्षस। तो फ्रेंड्स जो ए महापरिनिब्बांसुत है ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया तथा उनके शरीर धातु के 8 भाग कर प्रत्येक भाग पर, यानी जो बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो जो मल्ल थे उन्होंने उनका जो शरीर था उनकी जो अंत्येष्टि संस्कार करने के पश्चात उनका जो शरीर था कि 8 भाग कर लिए थे, और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? स्तूप बनाए। और महापरिनिर्वाण सूत्र में अभी पूछा है कि किस सूत्र में दिया हुआ है, किस सूत्र में दिया हुआ है? महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के 8 दावेदारों के नाम मिलते हैं। जो इनकी जो धातु शरीर के जो 8 भाग किए थे उनके 8 जो दावेदारों के नाम मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? महापरिनिर्वाण सूत्र में, जिनमें पिप्पली विन के मौर्य नामक गैर राजसी कबीला भी शामिल है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पिप्पली विन के मौर्य नामक गैर राजसी कबीला जो शामिल है इसमें, ये किस सूत्र में वर्णन है? तो किस सूत्र में है? महापरिनिर्वाण सूत्र में है। अगला प्रश्न है, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसस दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? यानी सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय में मैसस दुर्ग का बहुत अच्छे से वर्णन किस इतिहासकार ने किया है? ए कर्टियस, बी प्लिनी, सी एरियन, या डी मेगास्थनीज। तो फ्रेंड्स जो कर्टियस इतिहासकार था उसने सिकंदर के आक्रमण के समय मैसस दुर्ग का विस्तृत वर्णन किया है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है?
यानी जो दिए गए हैं स्रोत, ए विष्णु पुराण मानता है क्षत्रिय, बी मुद्रा राक्षस, सी अर्थशास्त्र या डी दिव्यावतार। तो फ्रेंड्स जो दिव्यावतार है वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक क्षत्रिय मानता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त को क्षत्रिय मानते हैं। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का माना गया है। मुद्रा राक्षस में उसे वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। जैन ग्रंथों में भी उसे क्षत्रिय बताया गया है। यानी कि फ्रेंड्स जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? क्षत्रिय। और जो मुद्रा राक्षस है उसमें उसे वृषल या निम्न जाति का बताया गया है और या कुलीन कहा गया है। और सॉरी फ्रेंड्स, पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का और मुद्रा राक्षस में उसे वृषल या कुलीन कहा गया है। तो ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि किसके अनुसार उसे कुलीन कहा गया है, किसके अनुसार उसे निम्न जाति का कहा गया है, किसके अनुसार उसे क्षत्रिय कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या थी। यानी जो पाटलिपुत्र नगर था मेगस्थनीज के अनुसार उसमें जो नगर था वो एक समिति के द्वारा शासित किया जाता था। तो जो समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी ये बताना है। ए 40, बी 15, सी 10 या डी 30। तो फ्रेंड्स जो उस समिति की सदस्यों की संख्या थी 30 या 30। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा प्रशासित थी। इसमें सदस्यों की संख्या 30 थी। पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां थीं। यानी तो 5 का 30 हो गए। मेगस्थनीज ने नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि एरिस्टोनोमोई किन्हें कहा जाता था। तो नगर के पदाधिकारियों को कहा जाता था या नगर के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो एरिस्टोनोमोई कहा जाता था। तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन ये बहुत बार ये पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है कि मंडल सिद्धांत में विजिगुषु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने संज्ञा दी है। ए आक्रंद, बी पार्श्वग्राह, सी पार्श्वग्राहसार या डी आक्रांदासार। तो फ्रेंड्स मंडल सिद्धांत में विजिगुषु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने पार्श्वग्राह संज्ञा दी है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मंडल सिद्धांत में विजिगुषु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने पार्श्वग्राह की संज्ञा दी है। कौटिल्य के अनुसार विजिगुषु राजा का सीमावर्ती राज्य उसका शत्रु होता है। विजिगुषु कौन होता है ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में। तो कौन होता है? राजा का सीमावर्ती राज्य या उसका शत्रु। राजा का जो शत्रु होता है उसे विजिगुषु कहा जाता है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मंडल सिद्धांत राज्य के विस्तार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य के 7 अंगों में किसका उल्लेख नहीं है? यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो 7 अंग हैं उसमें किसका उल्लेख नहीं किया है? ए दूत, बी जनपद, सी कोश या डी मित्र। तो फ्रेंड्स 7 अंग या सप्तांग सिद्धांत है जो कौटिल्य का, उसमें दूत का वर्णन नहीं है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य के 7 अंगों में या जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है उसमें दूत का उल्लेख नहीं है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण मंडल योनि में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं वो 7 अंग फ्रेंड्स? स्वामी जिसे राजा कहते हैं, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ये जो राज्य के 7 अंग है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी राज्य का सिर, अमात्य आँखें, जनपद जंगाएं, दुर्ग बाहें, कोश राज्य का धन और दंड सेना राज्य का मस्तिष्क और मित्र क्या होते हैं? कान होते हैं। तो फ्रेंड्स और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में कि अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो कितने हैं? 15 अधिकरण हैं। यह अन्य पुरुष शैली में रचित है और 1909 ईस्वी में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इसकी
इसका प्रकाशन करवाया था अर्थशास्त्र का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खारवेल ने अधोलिखित में से अपनी किस शासनकाल में तंसुली से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ए तीसरे, बी चौथे, सी पांचवें या डी छठवें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किस अपने राज्य के किस वर्ष में? पांचवें वर्ष में। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के राज्य काल का इतिहास जानने का एक मुख्य स्रोत है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यानी जो अगर हमें खारवेल के राज्यकाल के इतिहास के बारे में पता करना है तो किससे पता चलेगा? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये भी पूछ लेते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किससे? खारवेल से संबंधित है। या खारवेल से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो वो है हाथी गुम्फा का अभिलेख। अभिलेख के अनुसार खारवेल अपने शासनकाल के 5वें वर्ष तंसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया। इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंदराज यानी कि महापद्मनंद द्वारा किया गया था। महापद्मनंद कौन था? मौर्य वंश से पहले था नंद वंश। तो जो घनानंद था उसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उसका पिता था महापद्मनंद। तो इसने बनवाया था इस नहर का निर्माण। तो फ्रेंड्स, अपने शासन के 5वें वर्ष खारवेल तनुसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ए तुषाश्व, बी रुद्रदामन, सी पुष्यगुप्त वैश्य या डी उषभदात। तो फ्रेंड्स, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षत्रप रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख से सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र यानी कि गुजरात तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। यानी जो जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, पुष्यगुप्त वैश्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। उसने वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार या डी दशरथ। तो फ्रेंड्स, मौर्य वंश का जो प्रथम सम्राट था वो था ए चंद्रगुप्त। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, यह किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? यानी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये किस ग्रंथ से पता चलता है? ए भद्रबाहु चरित्र, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका या डी भगवती सूत्र। तो फ्रेंड्स, जो भद्रबाहु चरित्र है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि भद्रबाहु चरित्र से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन ग्रंथ भद्रबाहु चरित्र से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि भद्रबाहु चरित्र के लेखक रत्न नंदी थे। ये भी पूछा बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भद्रबाहु चरित्र के लेखक कौन थे? तो रत्न नंदी। इसी ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला में तपस्या करने लगे और श्रवणबेलगोला जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति द्वारा प्राणोत्सर्ग किया था। तो ये सारे फैक्ट जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? यानी कौन सा वो ग्रंथ बताना है जो कि मौर्य काल पर प्रकाश नहीं डालता है, मौर्य काल के बारे में नहीं बताता है? ए देवी चंद्रगुप्तम, बी मुद्रा राक्षस, सी कौटिल्य का अर्थशास्त्र या डी मेगस्थनीज की इंडिका।
तो फ्रेंड्स जो मुद्रा राक्षस है उसमें मौर्य काल का इतिहास है, मेगस्थनीज की इंडिका है उसमें भी है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो है ही, बट ये जो देवी चंद्रगुप्तम है इसमें मौर्य काल का इतिहास नहीं है, बल्कि गुप्त जो समुद्रगुप्त था उसका जो सॉरी फ्रेंड्स राम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो बड़ा भाई था रामगुप्त, उसके बारे में है देवी चंद्रगुप्तम में। तो ये देवी चंद्रगुप्तम है, यही मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देवी चंद्रगुप्तम। फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि देवी चंद्रगुप्तम नामक जो नाटक है उसके लेखक कौन था? ए कालिदास, बी हरिशेन, सी विशाखदत्त या डी शूद्रक। तो फ्रेंड्स जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है उसके लेखक थे विशाखदत्त, ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विशाखदत्त ने 2 नाटकों की रचना की। कौन कौन से थे वो 2 नाटक? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में तो मौर्य काल के बारे में पता चलता है उससे तो, बट देवी चंद्रगुप्तम से नहीं। ये किसके बारे में है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके जो बड़े भाई रामगुप्त हैं गुप्त वंश के, उनके बारे में पता चलता है। और मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें घटनाएं वास्तविकता व सजीवता के साथ चित्रित है। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के केवल 1 अंश प्राप्त हुए हैं। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त के द्वारा शंकराज एवं रामगुप्त की वध तथा ध्रुव देवी के साथ उसके विवाह का वर्णन है, यानी किसका वर्णन है इसमें? रामगुप्त के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप कैसी लगी आपको हमारी क्लास ये ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।